नमस्कार दोस्तों, और आज का ये वीडियो सभी रेलवे एनटीपीसी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई कर चुके हो या फिर करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है ना, उससे साफ साफ पता चल रहा है कि इस बार एनटीपीसी के फॉर्म लाखों की संख्या में रिजेक्ट होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, डीएम्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, यहां तक कि फोन कॉल भी कर रहे हैं, जिससे साफ साफ पता चल रहा है कि भाई स्टूडेंट बहुत बड़ी बड़ी गलती कर चुके हैं और जिसकी वजह से उन सभी के फॉर्म रिजेक्ट होने की कगार पर हैं। ये मत सोचिएगा कि आपने सब कुछ ठीक कर दे, मेरा फॉर्म तो बिल्कुल सही है, मैंने साइबर कैफे पे जाकर अप्लाई कराया था, मैंने तो कुछ गलती नहीं करी। फिर भी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है जिसकी वजह से आपको बाद में हर्जाना भुगतना पड़ता है। पता चलता है कि यार मेरा एडमिट कार्ड तो आया नहीं, फॉर्म का जब स्टेटस देखते हो वहां पर रिजेक्ट लिखा आता है। तो भाई इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, एक भी सेकंड मिस मत करिएगा और दुखी नहीं होना है। जिन लोगों से जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है, पछताइए मत, दुखी मत होइए। सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूं, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाऊंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, रेलवे सामान्य अध्ययन की ये वाली बुक फिर से हैवी स्टॉक में फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर अवेलेबल हो चुके हैं। तो यार एकदम से मौका प्रस्त बन जाइए, फटाफट खरीद के घर पर अवेलेबल करा के धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों टाइम का कुछ पता नहीं कब ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, क्योंकि काफी डिमांड फिलहाल इस बुक की ही चल रही है। लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, फिर चाहे आपने फॉर्म खुद अप्लाई करा हो या फिर किसी साइबर कैफे वाले पे अप्लाई कराया हो। देखिए दोस्तों, रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है rrbapply.gov.in। आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करके ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना और यहां पर आपको लॉगिन कर देना है अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से। उसके बाद एप्लीकेशन हिस्ट्री के ऊपर जाकर अपने फॉर्म का स्टेटस आपको चेक करना है कि आपका फॉर्म अच्छे से अप्लाई हुआ या फिर नहीं हुआ है, और यहां पर व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहां से आप अपना फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली दिख जाएगी कि भाई जो आपका फोटो या फिर सिग्नेचर अपलोड हुआ है क्या वो बिल्कुल सही है, कुछ ब्लर वगैरह तो यहां पर नहीं है, साइज बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों ये कुछ बड़े कारण होते हैं जिसकी वजह से आपका फॉर्म एक सेकंड के अंदर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक डिटेल्स थी जो कि आपको खुद कर लेना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। देखिए दोस्तों, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो इस बात का ध्यान रखिए, दुखी बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि फॉर्म मॉडिफिकेशन का आपको एक और मौका मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, ग्रेजुएट वालों के लिए जो फॉर्म मॉडिफिकेशन विंडो खुलने वाली है वो 23 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक खुलने वाली है। तो अगर कोई गलती हो गई है, थोड़ी सी चैन रखिए, 3 दिन बाद आप फॉर्म मॉडिफाई कर पाओगे। साथ ही अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए 30 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर 2024 तक फॉर्म मॉडिफिकेशन की विंडो खुल जाएगी। क्लियर है? तो यहां पर आप काफी सारी चीज मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या क्या आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे आपको मॉडिफिकेशन करना है, फॉर्म में सारी जानकारी आपको आगे दूंगा। लेकिन दोस्तों यहां पर आपसे फॉर्म मॉडिफिकेशन करने के लिए 250 रुपए चार्ज किए जाएंगे। कुछ लोगों से यहां पर 500 रुपए भी चार्ज किए जाएंगे। ये क्या फंड है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, क्या क्या चीजें आप मॉडिफाई कर सकते हो। यू कैन मॉडिफाई एवरीथिंग एक्सेप्ट आरआरबी जोन मोबाइल नंबर और ईमेल, यानी कि आप अपने फॉर्म में सब कुछ मॉडिफाई कर सकते हो, बस आप रेलवे जोन चेंज नहीं कर सकते, मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते, ईमेल चेंज नहीं कर सकते। बाकी अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, बैंक डिटेल, इंपोर्टेंट है बैंक डिटेल। अगर आपने कहीं साइबर कैफे पे फॉर्म अप्लाई कराया होगा तो यार काफी सारे लोग बहुत ही होशियार बंदे अपनी बैंक डिटेल दे देते हैं, ताकि सीबीटी 1 होने के बाद जब आपका रिफंड आए वो सीधा उसके अकाउंट में आ जाए। तो यार अगर आपने बैंक डिटेल किसी और की डाल दी, अब आपका बैंक अकाउंट खुल चुका है, तो यार आप अपनी बैंक डिटेल वहां पर सही कर सकते हैं, क्योंकि सीबीटी 1 होने के बाद जनरल ओबीसी वालों के 400 रुपए रिफंड आते हैं, एसटी फीमेल्स वालों के यहां पर 250 रुपए रिफंड आते हैं। तो बैंक डिटेल अच्छे से भरिएगा। फोटो और सिग्नेचर काफी बड़ा केस है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर यहां पर छोटी सी भी चूक हुई तो आपका फॉर्म एक सेकंड में रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी आपकी कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एसटी, सारी चीजें आप यहां पर मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए दोस्तों, लैंग्वेज प्रेफरेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पहली चीज है, लैंग्वेज प्रेफरेंस। काफी सारे लोगों ने एग्जाम की लैंग्वेज प्रेफरेंस चूज करने में बड़ी गलती कर दी जाने अनजाने में, क्योंकि उनको ये पॉइंट ही समझ नहीं आया था। लैंग्वेज प्रेफरेंस में पूछा जाता है कि आप अपना एग्जाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हो, एग्जाम में क्वेश्चंस किस लैंग्वेज में आप देखना चाहते हो। देखिए दोस्तों, यहां पर इंग्लिश के अलावा और हिंदी के अलावा 13 रीजनल लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलती है। इंग्लिश आपके एग्जाम में डिफॉल्ट लैंग्वेज रहती है। अब काफी सारे लोगों ने यहां पर इंग्लिश और हिंदी लिखा देखकर
एक और रीजनल लैंग्वेज चूज कर दी, उन्हें लगता है कि एग्जाम में मुझे हिंदी, इंग्लिश और मेरी रीजनल लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, उसके साथ या तो आप हिंदी चूज कर लीजिए या फिर कोई एक रीजनल लैंग्वेज चूज कर लो। अगर आपने फॉर्म भरते टाइम कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज चूज कर दी तो भाई आपको वहां पर हिंदी देखने को नहीं मिलेगी। अब तो भाई अगर ये गलती हो गई है तो फॉर्म मॉडिफिकेशन की विंडो आपकी खुलने वाली है, इस चीज को सही कर लीजिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज तो आपको देखने को मिलेगी, इसके अलावा या तो ये तेरा रीजनल लैंग्वेज या फिर हिंदी आप चूज कर सकते हो। हिंदी एक डिफॉल्ट लैंग्वेज नहीं है, जब आप हिंदी को चूज करोगे तभी आपको हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये तो बात हो गई एग्जाम की लैंग्वेज की। अब बात हो रही है टाइपिंग लैंग्वेज की। यहां पर भी बहुत सारे लोगों ने बड़ी गलती कर दी है। कुछ लोगों ने सोचा कि यार इंग्लिश की टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, हिंदी की 25 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, तो क्यों ना मैं हिंदी की टाइपिंग चूज कर लूं। सीखनी तो फिर भी मुझे ही है। देखिए दोस्तों, हिंदी की टाइपिंग थोड़ी सी टफ होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। हाँ, स्पीड जरूर कम मांगी गई है, लेकिन वहां पर मात्राएं वगैरह होती है, सीखने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्लियर है? अगर जाने अनजाने में आपने टाइपिंग की लैंग्वेज चूज करने में गलती कर दी है तो भाई इसको भी आप सही कर सकते हो। ग्रेजुएट पास वालों के लिए इन 2 पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है, 12th पास वालों के लिए इन 2 पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट यहां पर होगा। इंग्लिश वालों के लिए टाइपिंग की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, हिंदी वालों के लिए टाइपिंग की स्पीड 25 वर्ड पर मिनट यहां पर मांगी गई है। क्लियर है? कुछ लोग सोचते हैं कि भैया अगर मैं हिंदी लैंग्वेज एग्जाम में चूज करूंगा तो क्या मुझे टाइपिंग भी हिंदी में देना पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइपिंग और एग्जाम का आपस में कुछ भी लेना देना नहीं है। एग्जाम के लिए कोई भी आप लैंग्वेज चूज करो, टाइपिंग आप की कोई भी चूज कर सकते हो। ठीक है, आपके पास फुल फ्रीडम है। तो यार टाइपिंग की भी लैंग्वेज अभी से सही कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि जब मेरा टाइपिंग टेस्ट होगा तभी लैंग्वेज मेरी चेंज हो जाएगी, तब परेशानी हो जाएगी आपके सामने। तो अभी 250 रुपए देके इसको चेंज कर लीजिएगा, बाद के लिए मत छोड़िएगा। ठीक है। तीसरी चीज, डू नॉट चेंज ईबीसी सर्टिफिकेट कैटेगरी। काफी सारे लोगों को फॉर्म भरने के बाद पता चला है कि भाई ईबीसी सर्टिफिकेट क्या होता है। काफी सारे लोग इसको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से भी रिलेट कर रहे हैं कि ये उसी का ही दूसरा पार्ट है, हमें रिजर्वेशन मिल सकता था, लेकिन यार हमने गलती कर दी, हमने ईबीसी सर्टिफिकेट के ऊपर टिक ही नहीं किया। और काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि अब फॉर्म मॉडिफिकेशन की विंडो खुलेगी तो हम ईबीसी सर्टिफिकेट वहां पर लगा देंगे या फिर टिक कर देंगे, जिससे हमें रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन या फिर कुछ ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब ऐसी गलती मत करेगा दोस्तों। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है, आप एलिजिबल हो, लेकिन आप इसको चूज करना चाहते हो, अब मत करिएगा, कोई फायदा नहीं है। अब मत करिएगा, फॉर्म मॉडिफिकेशन के लिए 250 रुपए मत दीजिएगा, क्योंकि इसके आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलते। ईबीसी सर्टिफिकेट का मतलब होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, और ये सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट्स के पास होता है जिनकी एनुअल इनकम 50,000 रुपए से कम है। अगर आपके पास बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड है, ठीक है, जो राशन कार्ड होता है, तो भी आप इस कैटेगरी के अंडर आते हैं। आपको अलग से सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपका बीपीएल सर्टिफिकेट ही चल जाता है, यानी कि जो आपका राशन कार्ड वगैरह होता है। क्लियर है? देखिए दोस्तों, इस सर्टिफिकेट लगाने का फायदा क्या होता है। फॉर्म भरते टाइम आपको सर्टिफिकेट नहीं लगाना, बस आपको एक कॉलम में टिक कर देना था वहां पर कि हाँ ईबीसी कैटेगरी में मैं आता हूं, ईबीसी सर्टिफिकेट में होल्डर हूं। इसका बेनिफिट सिर्फ इतना है कि आपकी फॉर्म फीस यहां पर 0 हो जाती है। अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो वहां पर 500 रुपए शुरुआत में फॉर्म फीस मांगी जा रही है ना, तो अगर आप इसके ऊपर टिक करते हो तो आपको शुरुआत में केवल 250 रुपए फॉर्म फीस मांगी जाती है, और फिर सीबीटी 1 एग्जाम होने के बाद ये 250 भी आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। मतलब फॉर्म फीस आपकी बिल्कुल 0 हो जाती है। क्लियर है? बस इसका ये बेनिफिट है, और इसका कोई एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट नहीं है। ना ही इसके अलग से कट ऑफ बनती है, ना ही आपको इसमें हाइट में आपको इसमें मार्क में या एज वगैरह में आपको रिलैक्सेशन यहां पर नहीं मिलता। केवल आपको फॉर्म फीस में छूट मिलती है। नहीं, यहां पर जो आपका आने जाने का किराया है वो सरकार देगी, वो केवल एसटी/एससी वालों को मिलेगा। ठीक है, तो भाई अब मत ट्राई करिएगा। यहां पर एक और चीज लिखी हुई, ईबीसी एंड ईडब्ल्यूएस आर डिस्टिंक्ट कैटेगरी एंड ईबीसी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद ओबीसी। ठीक है, कुछ लोग इसको ओबीसी से भी कर रहे हैं, ये दोनों अलग कैटेगरी है। समझ गए? पॉइंट नंबर 4, फोटो सिग्नेचर एंड 10 सर्टिफिकेट। इन तीनों में भी काफी सारे लोगों ने बड़ी गलती कर दिया। फोटो अपलोड करने में गलती कर दिया, फिर सिग्नेचर अपलोड करने में गलती कर दी। फोटो का साइज ही सही नहीं बना पाए, जिसकी वजह से फोटो ब्लर हो गया है, गड़बड़ हो गई है। देखिए दोस्तों, फोटो का साइज इन्होंने जेपीजे में मांगा था, 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए था, लेकिन फोटो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही सिग्नेचर का भी 10 KB से 40 KB के बीच में होना चाहिए था, लेकिन सिग्नेचर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए था। और तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग कंफ्यूजन में है, एसटी/एससी सर्टिफिकेट है। देखिए दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया एसटी/एससी का सर्टिफिकेट हमने नहीं लगाया है तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर हमें रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, कैटेगरी हमने एसटी/एससी सेलेक्ट कर रखी है फॉर्म के टाइम पर कि मैं एससी से या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते, लेकिन सर्टिफिकेट हमने नहीं लगाया, तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा या फिर हमें रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा? क्या हम जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। शुरुआत में एसटी/एससी का सर्टिफिकेट केवल उन लोगों को लगाना था जिनको
आने जाने का खर्चा चाहिए, जिनको पास चाहिए। जब आप एग्जाम देने जाओगे, ट्रेन में जब आप सफर करोगे, तो यहां पर आपका किराया नहीं लगेगा अगर आप STSC सर्टिफिकेट लगा देते हो फॉर्म भरते टाइम। क्लियर है? बाकी रिजर्वेशन आपको बिल्कुल मिलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपका सर्टिफिकेट चेक होगा। अगर आप STSC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सर्टिफिकेट आपने नहीं लगाया, तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। नुकसान बस इतना है कि आपको एग्जाम देने अपने खर्चे से जाना पड़ेगा, आपको कोई पास वगैरह यहां पर नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो अगर आपको देखिए लिखा हुआ है ओनली फॉर कैंडिडेट सीकिंग फ्री ट्रेवल पास, अगर आपको फ्री ट्रेवल पास चाहिए तो आपको STSC सर्टिफिकेट अपलोड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये 50 KB से लेकर 10 KB के बीच में होगा। तो मैं तो ये कहूंगा, अगर आपने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया तो यार रहने दीजिए, क्यों 250 रुपए वहां पर आप दोगे फॉर्म मॉडिफिकेशन करने के लिए, तो यार खुद ही अपने खर्चे से चले जाइएगा। क्लियर है? क्योंकि कई बार फॉर्म मॉडिफिकेशन करते टाइम भी गलती हो जाती है जाने अनजाने में, तो क्यों रिस्क लेना। अगली चीज है डू नॉट चेंज योर पोस्ट प्रेफरेंस। अब देखिए दोस्तों, काफी सारे लोग क्या सोच रहे हैं कि यार पोस्ट प्रेफरेंस मैं अपनी चेंज कर लूं, फॉर्म मॉडिफिकेशन की विंडो खुलेगी और मैं अपनी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर लूं। मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखी है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर को, लेकिन यार स्टेशन मास्टर की पोस्ट बढ़ी है, मुझे इसे फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए। कुछ लोग बताने, जैसे कि मैंने आपको एक दिन लास्ट वीडियो में बताई थी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जो फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखी है वो स्टेशन मास्टर की पोस्ट को दे रखी है। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यार क्यों ना पोस्ट प्रेफरेंस में चेंज कर दूं। कुछ लोग सोचते हैं कि यार टाइपिंग वाली जो पोस्ट है उनको मैं नीचे रखूं, कुछ लोग ऊपर ले आए हैं, दूसरी तीसरी प्रेफरेंस दे दी है। तो यार ऐसी गलती मत करिएगा, पोस्ट प्रेफरेंस जैसे दे दिए छोड़ दीजिए, फॉर्म मॉडिफाई मत करिए। ठीक है, मैं तो ये कहूंगा। तो क्योंकि काफी सारी कॉम्प्लिकेशन गलतियां हो जाती है फॉर्म मॉडिफिकेशन करते टाइम, तो छोड़िए। वैसे भी आपकी कट ऑफ बनने वाली है। अगर आप इतने अच्छे मार्क्स ले आते हो ना कि आप सारी की सारी लेवल की पोस्ट को क्वालिफाई कर रहे हो, फिर भी आपको अपनी पसंदीदा पोस्ट मिलेगी। क्लियर? फिर भी आपको पसंदीदा पोस्ट मिल जाएगी, चिंता मत करिए। ठीक है, तो अपना बिंदास इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, तब आपसे पूछा जाता है कि भाई कौन सी आप पोस्ट लेना चाहते हो, तब भी आपको एक बार फिर पोस्ट प्रेफरेंस दी जाती है जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में जब आप कई सारी पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है, तब आपसे फिर से मांगी जाती है पोस्ट प्रेफरेंस। तो भाई ना तो ग्रेजुएट लेवल वाले पोस्ट प्रेफरेंस को छेड़िएगा और ना ही 12th लेवल वाले पोस्ट प्रेफरेंस को छेड़िएगा, एज इट इज रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे ज्यादा। नेक्स्ट चीज है वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके अगर ओबीसी, STSC या फिर EWS स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भाई पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लीजिए कि क्या आपके पास सही डॉक्यूमेंट है। काफी सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट के ऊपर टिक तो कर दिया है, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर वो सही डेट के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो भाई आपका सिलेक्शन कैंडिडेचर वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई करके घर भेज दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती है। शुरुआत में सभी लोगों ने जोश जोश में ओबीसी, STSC तो चूज कर दिया है कि मैं बनवा लूंगा सर्टिफिकेट, लेकिन अगर सर्टिफिकेट ना बना तो क्या होगा, अगर आप वो सर्टिफिकेट ना दे पाए तो क्या होगा, आप वहां पर डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। क्लियर है? तो भाई एक और चीज है, ओबीसी, STSC का जो सर्टिफिकेट है ना वो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से हम इसको काउंट करेंगे, यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस डेट से 1 साल से ज्यादा पुराना आपका ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, वो मान्य नहीं होगा। तो भाई यहां पर आपको अपना नया ही सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ओबीसी, STSC वालों को इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज यहां पर क्या देखने को मिली है वो है, और ये सबसे गंभीर समस्या है, अगर अब आप अपनी कैटेगरी को चेंज करना चाहते हो, ओबीसी वाले जनरल कैटेगरी में आना चाहते हैं, गलती से उन्होंने ओबीसी भर दी है, या फिर कुछ लोग STSC या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं, गलती से उन्होंने जनरल कैटेगरी में खुद को सिलेक्ट कर दिया है, लेकिन वो अब रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, कट ऑफ में भी उनको राहत देखना चाहते हैं, तो अब कैसे करें? कैटेगरी चेंज अगर आप करोगे तो 250 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 250 रुपए फॉर्म मॉडिफाई करने के लिए आपको देने पड़ेंगे, और अगर आप कैटेगरी में छेड़छाड़ करना चाहते हो तो भाई प्लस 250 रुपए और आपको देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा कैटेगरी में छेड़छाड़ करने के लिए। इस कंडीशन में जनरल वाले ओबीसी को चूज कर सकते हैं, मतलब अगर आप रियल में ओबीसी में आते हो लेकिन गलती से आपने जनरल सिलेक्ट कर दिया है तो भाई आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो। STSC वाले भी चेंज कर सकते हैं, STSC वाले जनरल में आ सकते हो, ओबीसी वाले भी जनरल में आ सकते हैं, EWS वाले भी जनरल में आ सकते हैं। अगर उनको लगता है कि यार मेरे पास सर्टिफिकेट है नहीं, या फिर मेरा सर्टिफिकेट बना नहीं, या फिर नहीं बनेगा, या फिर मैं एलिजिबल नहीं हूं सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन मैंने फॉर्म भरते टाइम उसको चूज कर दिया है, तो भाई आप बिंदास जनरल कैटेगरी में दोबारा जंप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्म मॉडिफिकेशन के अलावा 250 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, एक और चीज है,
अगर दोस्तों मान के चलिए आप ओबीसी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, और वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आप प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, या फिर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है, या फिर सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ी है, तो क्या होगा? क्या वहां पर आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा? नहीं दोस्तों, अगर आप वहां पर सही सर्टिफिकेट नहीं दे पाए तो वहां पर आपका रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, रिलैक्सेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको जनरल कैटेगरी के लिए कंसीडर कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको यहां पर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा अगर आप अपनी कैटेगरी का एक प्रॉपर सटीक सर्टिफिकेट वहां पर नहीं दे पाते। सर्टिफिकेट का सही फॉर्मेट क्या होना चाहिए, नोटिफिकेशन में दे रखा है, तो उसी फॉर्मेट में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। काफी सारे लोग यहां पर इस चीज में भी कंफ्यूज रहते हैं कि भैया मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, उत्तर प्रदेश में मैं ओबीसी कैटेगरी में आता हूं, तो मेरे पास उत्तर प्रदेश सरकार का ओबीसी का सर्टिफिकेट है, तो क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की ओबीसी की लिस्ट में आने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ओबीसी एसटी ईडब्ल्यूएस का, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट यहां पर नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो अगर आप सर्टिफिकेट सही प्रोड्यूस ना कर पाए तो आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा वहीं पर, क्लियर है। लेकिन अगर आप ओबीसी एसटी के दम पे आपने एज में रिलैक्सेशन लिया था तो भाई वहां पर आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, आपको तुरंत डिस्क्वालीफाई करके घर भेज दिया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे जो मेन पॉइंट है ना जिसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, वो एक तो नाम है। जो आपने फॉर्म भरते टाइम अपना नाम या फिर पेरेंट्स का नाम डाला है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है, आधार कार्ड में नहीं, जो 10वीं की मार्कशीट में है। साथ ही डेट ऑफ बर्थ भी आपकी वही सेम होनी चाहिए जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है, ठीक, क्लियर है। तो अगर वो आपके अनमैच्ड है, डिसमैच है, तो यार आपके जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्लियर है। 10वीं की मार्कशीट अपलोड करवाई थी ना, वो सबसे बड़ा कारण यही था ताकि आपकी डेट ऑफ बर्थ फॉर्म स्क्रूटनी के टाइम पर ही वेरीफाई कर लिया जाए, आपका नेम, आपके फादर नेम वहां पर वेरीफाई कर लिया जाए, ठीक है। तो भाई अगर ये चीज गलती हुई है इसको तुरंत सही करिएगा, नाम डेट ऑफ बर्थ के पंगे को। तो बैंक डिटेल्स अगर आप सही नहीं करोगे चल जाएगा, इसकी वजह से फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। इसकी वजह से बस फर्क इतना पड़ेगा कि जो आपका रिफंड है सीबीटी 1 होने के बाद वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा, क्लियर है। और सबसे बड़ा कारण है फोटो और सिग्नेचर, इसकी वजह से तुरंत आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि यार जब फॉर्म की स्क्रूटनी हो जाएगी दोबारा से फोटो और सिग्नेचर रीअपलोड करने का मौका मिलेगा, जरूरी नहीं है कि आपको फोटो सिग्नेचर रीअपलोड करने का मौका मिले। तो दोस्तों जो मैंने आपको अभी rrbapply.gov.in वेबसाइट बताई वहां पर लॉगिन करके अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर लीजिएगा, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म देख लीजिएगा, फोटो आपका क्लियर दिख रहा है, सिग्नेचर आपके क्लियरली दिख रही है या फिर नहीं। अगर थोड़ा सा भी ब्लरी इफेक्ट आपको दिख रहा है ना, कुछ भी गलत है फोटो में, तो यार उसको तुरंत मॉडिफाई कर लीजिएगा। मॉडिफिकेशन विंडो आपकी खुलने जा रही है ग्रेजुएट वालों के लिए 30 अक्टूबर और 12th वालों के लिए 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक। तो ग्रेजुएट वालों की फॉर्म की लास्ट डेट आज ही है 20 अक्टूबर और 12th वालों की फॉर्म की लास्ट डेट आपकी 27 अक्टूबर है। तो भाई फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, टाइम वेस्ट मत करिए। तो भाई इस वीडियो में इतना ही था। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आप कुछ और मेजर गलती कर चुके हैं तो वो भी पूछ लीजिएगा, आपके प्रॉब्लम का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। जितने भी लोग एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं फिर करने वाले, उन सभी को ऑल द बेस्ट। मैं भगवान से यही प्रे करता हूं जितने भी लोग यहां पर मेहनत कर रहे हैं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो इस बार एग्जाम में झंडे गाड़ कर आए और रेलवे के अंदर से एक बेहतरीन सी सरकारी नौकरी उठा ले। बाकी दोस्तों जाने से पहले आपको बता दूं, रेलवे सामान्य अध्ययन की ये बुक परचेज कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर अवेलेबल हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।